अब इसके बाद इजराइल फिलिस्तीन विवाद, तो पहले जो है इसकी भूमिका, फिर इसके बाद यहाँ पर जो है जो विवाद है तो उसमें प्रश्न आता है कि इजराइल फिलिस्तीन के मध्य तनाव के बिंदु, मतलब हाँ विवाद विषय, तनाव के विषय सीधा सा लिखना है क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा कठिन तो आना नहीं, तनाव के विषय। और फिर इसके बाद जो है मैं बताया कि समाधान के लिए क्या प्रयास हुआ है, समाधान का प्रयास। और फिर आजकल एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का दृष्टिकोण, ये जो संघर्ष है इसमें भारत का क्या दृष्टिकोण, भारत का दृष्टिकोण ये अलग से लिखवा दूंगा। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है यह क्षेत्र जो है पूरा जो देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन, ये टर्की साम्राज्य के अधीन था, टर्की का क्षेत्र था। सीधा सा बात समझिए, 1918 में ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया, ब्रिटेन ने सब कब्जा कर लिया 1918 में। और उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री होते थे वाल्फोर, तो वाल्फोर ने घोषणा जारी किया जिसको वाल्फोर घोषणा कहा जाता है। वाल्फोर ने कहा कि हम इस क्षेत्र में जो है यहूदी लोगों के लिए अलग राज्य बनाएंगे, उसको बोलते हैं जीनोइस्ट आंदोलन, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे जीनोइस्ट आंदोलन। जीनोइस्ट आंदोलन का मतलब होता है कि यहूदी लोगों के लिए नया राष्ट्र बनाना। तो उन्होंने कहा कि हम यहूदी लोगों के लिए यहां नया राष्ट्र बनाएंगे। अब बस ब्रिटेन ने इतना घोषणा किया तो जीनोइस्ट आंदोलन से जो लोग जुड़े हुए थे, जो यहूदी लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों को लगा कि ये तो हम लोगों के मन की बात हो गई। अब विश्व के सभी लगभग बहुत सारे देशों से, भारत से भी, ये मत समझिएगा महाराष्ट्र से, बनारस से, आप लोगों के यहूदी लोग भाग भाग के इस क्षेत्र में जाने लगे, यहाँ पर अपना मकान उकान सब दे दा के इधर उधर जाके वहां टेंट में रहने लगे। नहीं, हिटलर के बाद, हिटलर के बाद, उसके बाद वहां से भी तो लोग भाग के आए जर्मनी से। जब हिटलर ने जर्मनी में 2 लाख लोगों को मरवा दिया तो जो बचे हुए थे वो भाग कर इधर चले आए तुरंत। आप जानते हैं कि वो लोग भी भाग के इधर ही आए थे। तो तमाम देशों में जो लोग भी यहूदी थे भाग भाग के यहाँ पहुंच गए। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, लाख 1.5 लाख इस तरह से संख्या बढ़ने लगी। तब तक द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, ये लोग बेचारे वहीं पड़े रहे। अब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और तब तक आते आते खूब यहूदी लोग 2-3 लाख यहूदी जम गए यहाँ पर। अब इसके बाद यूएनओ बना, यूएनओ बना तो यूएन में ब्रिटेन ने प्रस्ताव रखा कि भाई यहूदी राष्ट्र बनना चाहिए। अब जानते हैं ये जमीन टर्की का था, ब्रिटेन ने लिया। और यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यहाँ पर फिलिस्तीन का अपना सब शासन चलता था। अब ये जो जमीन था इसका 56% भाग जो है वो कह दिया गया कि यहाँ इजराइल बनेगा, जबरदस्ती प्रस्ताव पारित हो गया। और 44% भूमि दे दिया गया किसको, फिलिस्तीन को। और कह दिया गया कि भैया ऐसा है कि आपका है, बाकी सब अब इजराइल बनेगा। अब देखिए, अब मान लीजिए किसी के पास कुछ भी नहीं, उसको 46% भूमि मिल गया तो फायदे में ही रहेगा। और इस तरह से देखा जाए तो 1948 में तुरंत जो है इजराइल राष्ट्र भी बन गया, सब लोगों ने मान्यता भी दे दिया। फिलिस्तीन स्वीकार नहीं किया कि हमारा जमीन लेकर और यहूदी राष्ट्र बना दिया आप लोग। बताइए, यासिर अराफात साहब थे उस समय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ संगठन उन्होंने बनाया था। तो काफी जुझारू नेता, उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन अभी 3-4 साल पहले उनका 5 साल पहले डेथ हो गया। अब डेथ होने के बाद अब जानते हैं कि वहां पर जो संगठन संघर्ष करता था उन्हीं लोगों ने सरकार बना लिया। और उसी में से एक संगठन हमास है, उसी में से एक संगठन फतेह है। तो वहां पर जो उस समय संघर्ष करने वाले संगठन थे उन्हीं लोगों ने हमास चुनाव लड़कर अपना सरकार बना दिया। और इस तरह से देखा जाए इन्हीं को हम लोग कह देते हैं कि आतंकवादी संगठन, जबकि इनकी सरकार चलती है। अब जानते हैं कि अब फिलिस्तीन शुरू में, अब जानते हैं कि फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जा की बात ही नहीं की। अब्रानियम को जमीन उसमें से चाहिए, यहां क्यों बनेगा।
अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई, इजराइल मजबूत राष्ट्र बन गया। अब फिलिस्तीन 2011 में यूएनओ में कहा कि भाई जो हमको 44% जमीन दिया गया था उस समय, वही हमको दे दीजिए। अब समस्या ये हुआ कि वही दे दीजिए, हमको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दीजिए, हम लोग चैन से अब रहें। अब जो हुआ सो हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि यूएनओ में जो है उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा भी नहीं मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला, अभी भी वो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है। और इस तरह से देखा जाए तो उसकी स्थिति अभी भी विश्व स्तर पर फिलिस्तीन की जो है पूर्ण राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। चैलेंजर्स भूमिका लिखी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह क्षेत्र टर्की साम्राज्य के अधीन था, ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 56% भूमि इजराइल को 56% भूमि इजराइल तथा 44% फिलिस्तीन को दे दिया गया। 1948 में इजराइल स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन फिलिस्तीन ने स्वीकार नहीं किया। पीएलओ के माध्यम से, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के माध्यम से संघर्ष को बढ़ावा दिया, लेकिन असफल रहा। वर्तमान में संघर्ष किया लेकिन असफल रहा। फिलिस्तीन अपनी भूमि प्राप्त करना चाहता है, वही 44%, और स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा चाहता है। अब जो काम उस समय आसानी से हो रहा था वही काम इस समय उसी के लिए संघर्ष हो रहा है, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा देने के लिए। वही तो होता है, जब समय परिस्थिति निकल जाता है तो फिर वो छोटा काम भी कठिन हो जाता है। अब जब देखिए बाल्फोर घोषणा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918, बाल्फोर घोषणा पत्र का मतलब साइड में लिख दीजिए, पीटी में पूछ सकता है। यहूदी राष्ट्र बनाना, जिनोइस्ट आंदोलन, ध्यान रखिएगा हिस्ट्री में, धर्म पढ़ के जाइएगा, 1-2 क्वेश्चन आएगा पीटी में इस बार। धर्म कायदे से, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब पढ़ के जाइएगा। एकदम राम मंदिर के पीछे लोग पढ़े हैं, 2-3 क्वेश्चन तो बना ही देगा। पेपर वाला भी राममय हो गया होगा। ऐसी समय मान के चलिए कि पेपर ऊपर आता है तो आ ही जाता है। नागर शैली में मंदिर बन रहा है ना, हाँ सब पढ़ लीजिएगा भैया, कौन कौन शैली प्रयोग हो रही है। अब जा देखिए, अब यहाँ पर भूमिका हो गया, विवाद का विषय हेडी बनाइए नंबर 1। अब देखते हैं कि शरणार्थी समस्या का मतलब यह है कि युद्ध और तनाव के समय जब यहाँ पर खूब युद्ध चलता रहता है, जानते हैं कि 7 युद्ध हुआ है। इजराइल और सब जितने भी मुस्लिम राष्ट्र सब मिलाकर जो है 5 युद्ध हुआ। अब देख रहे हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि हर युद्ध में ही इजराइल विजयी रहा। तो आसपास के जितने देश हैं, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये जितने देश हैं, तो अब मान लीजिए इजराइल में जब युद्ध होता था तो जो लोग बेचारे वहां पर रहते थे, मान लीजिए अब सब लोग तो इतना हिम्मती नहीं है ना कि रॉकेट यहाँ छूट रहा है और यहाँ सोए हुए हैं, सबके बस की बात नहीं है। यहाँ गोली चल रहा है, बगल में सोए हुए हैं। अब लोग बेचारे भाग भाग के आसपास के देशों में चले गए, जॉर्डन में, लेबनान में, कि चलो जब सामान्य परिस्थिति आएगी तो हम लोग वापस आ जाएंगे। तब तक जा रहे हैं दूसरे देश में। अब सामान्य परिस्थिति थोड़ी हुई तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया ने कहा इजराइल से कि भैया अपने लोगों को अब ले जाइए, क्योंकि अब तो सामान्य परिस्थिति हो गई, आप संपन्न भी हो गए, अब तो इन लोगों को ले जाइए, आपके लोग हैं। अब इजराइल मना कर दिया, इन लोगों को लेना ही नहीं चाहता है। इजराइल कहता है कि अभी लोग आएंगे तो इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना प्रभावित हो जाएगी। अब जो लोग गए वो आप ही के हो गए। नंबर 1, युद्ध तथा तनाव के समय, शरणार्थी समस्या, युद्ध तथा तनाव के समय इस क्षेत्र से लोग जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वही पड़ोसी देश, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया में विस्थापित हुए। ये देश वर्तमान में शरणार्थियों को वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने मना कर दिया। उसका तर्क है कि उसकी सामाजिक आर्थिक संरचना प्रभावित होगी। जॉर्डन नदी का विवाद, अब समझिए, जॉर्डन नदी जो है लेबनान से, सीरिया से, इजराइल से, जॉर्डन देश भी है, जॉर्डन नदी भी है, गुजरती है।
अब जानते हैं इसके जल के बंटवारे को लेकर जब विवाद उत्पन्न हुआ तो ये मामला अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास गया। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कहा कि 33% जल जो है इजराइल लेगा और बाकी जो शेष जल है 67%, अरे 67 नहीं, हाँ ठीक है सही, 67% जो जल है उस शेष देशों को दे दिया जाएगा। ये निर्णय हो गया। अब जानते हैं इजराइल इस समझौते को मानता ही नहीं है। जॉर्डन नदी का अधिकांश जल इजराइल ही प्रयोग करता है क्योंकि उसी के पास सब है, ड्रिप सिंचाई से इलाका है, सब उसके पास यंत्र तंत्र है, सब पानी अपने यहाँ नागेव जो मरुस्थल है उसको हरा भरा करता है, वहाँ पर फूल की खेती और तमाम सब करता है। अब बाकी देश बेचारे क्या पानी का प्रयोग करेंगे? वहाँ का देख लीजिए, मतलब कि जैसे कभी इंटरनेट पर यूट्यूब पर मैं देखता हूँ जो फिलिस्तीन और गाजा तय, क्या इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतने अच्छे अच्छे लोग बेचारे थाली लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए। सोचिए क्या, हाँ 8 से 10 टेम्परेचर वहाँ रहता है गाजा में इस समय वाला बेल्ट है ना, 8 से 10 के आसपास टेम्परेचर होगा। एक पैटर्न टेम्परेचर वाला आप लोग जारपी में पढ़ते थे तो वो हम लोग एक टीचर ऐसे थे, 1 घंटा 1.5 घंटा वो व्यक्ति लगाए होंगे, कोचिंग वोचिंग वाले नहीं, ऐसे ही। तो हम लोग बार बार रटते थे पूरा पैटर्न टेम्परेचर का, यहाँ इतना यहाँ इतना। एक क्वेश्चन आता है उसका, 1 या 2 क्वेश्चन हम लोग जमाने में आता था। वो व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे में हम लोग को समझाया होगा पूरा सिस्टम। अब वो क्वेश्चन हम लोग का जब तक परीक्षा देते रहे तब तक गलत नहीं होता था, जब दिखाई देता था ये सही। कुछ होते हैं कोई मास्टर एकदम वो व्यक्ति थे, अब वही पुराने अपना सीनियर थे, एक बोले लाओ हम तुम लोग को समझा देते हैं पैटर्न। अब ये जो जॉर्डन नदी का विवाद लिख दीजिए दोहरा। जॉर्डन नदी लेबनान सीरिया इजराइल, जॉर्डन नदी लेबनान सीरिया इजराइल और जॉर्डन से होकर गुजरती है। इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद है, इसके जल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण ने 33% जल इजराइल को और शेष जल अन्य देशों को दिया, लेकिन इजराइल इस समझौते को व्यवहार में नहीं मानता और अधिकांश जल का प्रयोग करता है। यरूशलेम का विवाद, अब देखते हैं कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों का एक केंद्र है। अब 1948 में जो विभाजन हुआ था उस विभाजन में ये कहा गया कि आधा इजराइल जो है, जो यरूशलेम का भाग है वो आधा जो है इजराइल को दिया जाएगा और आधा भाग जो है फिलिस्तीन को दिया जाएगा। ये बंटवारा हुआ था। लेकिन आप देख रहे हैं कि यरूशलेम के अधिकांश क्षेत्रों पर जो है इजराइल का ही कब्जा है। अब देखते हैं कि अल-अक्सा मस्जिद को छोड़ दीजिए तो उसके बगल से सब जो है इजराइल के पास ही है। और अभी आप देखे होंगे कि कुछ वर्ष पहले जो है इजराइल यहाँ अपनी राजधानी भी बना दिया यरूशलेम में, तो इसके कारण भी समस्या उत्पन्न हुआ। जैसे मान लीजिए कभी पूछे कि जैसे इजराइल हमास संघर्ष, अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो मान लीजिए कारण पूछता है कि इजराइल हमास संघर्ष क्यों हुआ, ये सब कारण है। वही यरूशलेम का विवाद जो सीमा विवाद है, नदी जल विवाद है, शरणार्थी समस्या, सब कारण में भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। नंबर 3 इसमें लिखिए यरूशलेम में, यह यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम तीनों धर्मों का केंद्र है। यह यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम तीनों धर्मों का केंद्र है। 1948 में विभाजन के समय आधा इजराइल को तथा आधा फिलिस्तीन को दिया गया, लेकिन व्यवहार में अधिकांश क्षेत्रों पर इजराइल का ही कब्जा है। और कुछ वर्ष पहले इजराइल ने इसे अपनी राजधानी भी बनाया, जिसका अमेरिका ने समर्थन किया, याद होगा। वेस्ट बैंक का विवाद, अब देखते हैं कि जो इजराइल और जॉर्डन है उसके बीच जो है वेस्ट बैंक है। इस क्षेत्र में फिलिस्तीन की जो है प्रशासनिक राजधानी जो रमल्ला है फिलिस्तीन का, रमल्ला जो है इसी वेस्ट बैंक इलाके में ही पड़ता है। 1967 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है इजराइल ने यहाँ पर बस्तियों का निर्माण किया और देख रहे हैं कि अधिकांश क्षेत्रों को कब्जे में जो है वो करता चला गया। और फिर जो फिलिस्तीन को जो क्षेत्र मिला था
वो भी अपने कब्जे में कर लिया। और जब मान लीजिए अन्य देशों ने या यूएन ने भी कहा 8-10 साल पहले कि भाई ये क्षेत्र जो है फिलिस्तीन का है, उसको खाली कर दिया जाए, तो खाली भी नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक के इलाके में भी उसका कब्जा हो गया। लिख दीजिए, यह क्षेत्र इजराइल और जॉर्डन के बीच अवस्थित है। इस क्षेत्र में फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी रमल्ला है। 1967 के युद्ध के बाद इजराइल ने यहाँ बस्तियों का निर्माण किया, अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और खाली नहीं कर रहा है। गोलेन हाइट का विवाद, गोलेन हाइट विवाद समझिए। ये जो गोलेन हाइट है, इजराइल ने युद्ध में जो है सीरिया से यह क्षेत्र ले लिया। तो ये सीरिया का क्षेत्र है गोलेन हाइट, इजराइल ने उसको ले लिया। अब चूंकि गोलेन हाइट सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये जल का स्रोत भी है। अब फिर आप देखते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस समय इजराइल अपनी सेना भी रख रखा है। नहीं पूछा था पीटी में 2 साल पहले गोलेन हाइट कहाँ पर है? पश्चिम एशिया, इतना ही टिक लगाना था। तो मान लीजिए हमें कहते हैं अब ये गोलेन हाइट जो सीरिया का क्षेत्र है उसको वापस होना चाहिए था, नहीं वापस कर रहा है। तो लिख दीजिए, इजराइल ने युद्ध के समय सीरिया से यह क्षेत्र छीन लिया। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और जल का स्रोत भी है, उसकी सेना भी रहती है। गाजा पट्टी का रोज पढ़ ही रहे हैं आजकल, गाजा पट्टी का विवाद। तो गाजा पट्टी जो बेल्ट है इजराइल और मिस्र के बीच में है, इजराइल और मिस्र के बीच में गाजा पट्टी है। युद्ध के समय जो है गाजा पट्टी का बहुत सारा हिस्सा जो है फिलिस्तीन को ही दिया गया था। युद्ध के समय जो है इसके भाग पर भी, बहुत सारे भाग पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। और आप देख रहे हैं कि ओस्लो जो समझौता हुआ था, उस ओस्लो समझौते में जो है ये निर्धारित हुआ था कि गाजा पट्टी से जो है इजराइल अपनी सेना हटा लेगा, लेकिन सेना हटाए नहीं और बल्कि और ज्यादा कब्जा कर लिया अभी जो युद्ध हुआ है। तब देख रहे हैं कि अभी तक न तो पुराना क्षेत्र खाली किया और अब लग रहा है कि गाजा के जो उसको भी कब्जा कर लेगा, क्योंकि वहां तो लोग विस्थापित हो गए नॉर्थ गाजा से। लिख दीजिए, इजराइल और मिस्र के मध्य यह क्षेत्र है। युद्ध के समय इस पर कब्जा किया। ओस्लो शांति समझौते में निर्धारित हुआ कि इस भूमि को इजराइल खाली कर देगा, लेकिन हमास पर आक्रमण के नाम पर अन्य क्षेत्रों पर भी कब्जा कर रहा है। ओस्लो शांति समझौता 1995, एक तो 1993 में हुआ था फर्स्ट ओस्लो शांति समझौता फर्स्ट 1993, और ओस्लो शांति समझौता सेकेंड 1995। समाधान के लिए क्या क्या समझौता हुआ लिखवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम एक्यूरेट बात बनाने से तो नंबर मिलेगा नहीं। काफी समझौता हो चुका। अरे काफी क्या हुआ ये तो बताइए, बल्कि लिख दीजिए समाधान के प्रयास। 4-5 हो गया समस्या ना? अरे बस बहुत, जीएस में तो इतना लिख के आ जाएंगे तो बहुत। समाधान के लिए प्रयास। कैंप डेविड समझौता 1978 में भी हुआ, 79 में भी हुआ। कैंप डेविड समझौता इसको फर्स्ट कहा जाता है, क्योंकि कैंप डेविड समझौता एक बार जो है 2000 में भी होता है, इसको फर्स्ट नाम दिया गया। तो जिमी कार्टर साहब राष्ट्रपति थे और जानते हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में जो है मिस्र इजराइल के मध्य समझौता हुआ और फिलिस्तीन को जो है स्वायत्ता देने की बात की गई, जिसे बाद में लागू भी किया गया, उसको स्वायत्ता दिया गया। ऐसे 2-2, 3-3 लाइन लिखना, ज्यादा नहीं है, तो बॉलबाजी बहुत। लेकिन आप लोगों को जीएस में केवल क्या है पूछेगा, समाधान के लिए क्या प्रयास हुआ, तो 5-6 जो मुख्य समझौते हैं वो समझना है, 2-2 लाइन लिख देना है, बस 2 लाइन लिख दीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मध्यस्थता में इजराइल मिस्र के मध्य यह समझौता हुआ। इसमें फिलिस्तीन को स्वायत्ता देने की बात की गई
ओस्लो समझौता 1993, ओस्लो समझौता फर्स्ट। अब जरा देखिए, ओस्लो समझौता 1993 का, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य समझौता हुआ था, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी से जो है इजरायली जो सेना थी, इजरायली सैनिकों की वापसी के लिए यह समझौता हुआ था कि वहां से वेस्ट बैंक से और गाजा पट्टी से इजरायली जो सेना है वापस हो जाएगी। आप जानते हैं कि उस समय यासिर अराफात साहब थे, तो पीएलओ ने जो है इजराइल को कहा था कि भाई आप अपनी सेना को वापस कर लीजिए, हम आपको देश के रूप में मान्यता दे देंगे। लेकिन पीएलओ ने जो है इजराइल को देश के रूप में मान्यता तो दे दी है, इजराइल ने सेना वापस नहीं की। इजराइल तथा फिलिस्तीन के मध्य, इजराइल तथा फिलिस्तीन के मध्य यह समझौता हुआ, इजराइल तथा फिलिस्तीन के मध्य यह समझौता हुआ। इसमें वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों के वापसी की बात की गई और पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दिया, इजराइल को देश के रूप में मान्यता दिया। ओस्लो समझौता सेकेंड 1995, मेन थीम इसका जानना है। अब ओस्लो समझौता सेकेंड समझिए। इस समझौते में जो है गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के 40% क्षेत्र में जो है फिलिस्तीन स्वायत्तता की स्थापना की बात की गई थी कि 40% क्षेत्र में फिलिस्तीन जो अपना शासन व्यवस्था चलाएगा, स्वायत्त शासन चलाएगा, इजराइल किसी प्रकार से इस क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लिख दीजिए, इस समझौते में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के 40% क्षेत्र में फिलिस्तीनी स्वशासन की स्थापना पर बल दिया गया। कैंप डेविड समझौता सेकेंड 2000। अब देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो है बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में जो है ये समझौता हुआ था। तो बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में समझौता हुआ, तो इसमें जो है अनेक मुद्दों को रखा गया था, लेकिन आप जानते हैं कि किसी पर आम सहमति नहीं बना। और लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की अवधारणा की बात को स्वीकार किया गया कि ऐसा होना चाहिए। नहीं हुआ वो दूसरी बात, अन्य किसी मुद्दे पर कोई सहमति नहीं बना, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की अवधारणा को स्वीकार कर लिया गया कि ऐसा हम लोग भविष्य में जरूर करेंगे। उसी को तो मांग वो लोग करते हैं, भाई हम लोग का देश बना दीजिए, जाइए जो लिए सो लिए, अब तो चैन से रहने दीजिए। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य बिल क्लिंटन की अध्यक्षता में समझौते का प्रयास किया गया। इसमें सीमाओं, बस्तियों, शरणार्थियों, यरूशलेम सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया। अब्राहम समझौता 2020। अब अब्राहम समझौता समझिए, ट्रंप की अध्यक्षता में जो है ये समझौता हुआ था। वेस्ट बैंक का 30% भाग जो है, इसमें कहा गया कि वेस्ट बैंक के 30% भाग को इजराइल जो है मान्यता देगा, और इजराइल ने जो है फिलिस्तीन राज्य को जो है वो देखा जाए तो मान्यता दिया। इसमें पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने पर भी इस पर बल दिया गया। अब जानते हैं कि ये सब समझौता तो हुआ, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाया। लिख दीजिए, ट्रंप की अध्यक्षता में यह समझौता हुआ जिसमें वेस्ट बैंक के 30% भाग पर इजराइल को मान्यता दे दिया गया, और दूसरी ओर इजराइल ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिया, और पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने पर बल दिया गया। पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध बनाने पर बल दिया गया। इसी कारण ITU-2 का गठन हुआ। ITU-2 के पीछे अब्राहम समझौता ही तो है बेस। कहीं पीटी में पूछेगा तो अब्राहम ही समझौता लगाइएगा। ITU-2 का गठन हुआ